हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 10 का भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। एसएसटी में 4 चैप्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इतिहास का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो पर जाएँ और पहला चैप्टर देख लीजिए। इतिहास का टॉपिक वाइज क्लियर है। इसी तरीके से आज हम भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास कंप्लीट करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। सबसे पहले आप समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन शब्द क्यों यूज किया जाता है? संसाधन शब्द का क्या अभिप्राय होता है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जिसको प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक व संभाव्य सांस्कृतिक रूप से मान्य है क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। मनुष्य क्या करता है? दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करता है। वो जो हमारी आवश्यकताओं को वो वस्तुओं पूर्ति करती है वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब संसाधनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य होता है, स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसी के साथ में आगे हम पढ़ेंगे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार के, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले जैव संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो हमारे जीव मंडल में प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जीवन किसमें किसमें है? जैसे मनुष्य और प्राणी जात, इन सब में क्या होता है? जीवन व्याप्त होता है। इसी तरीके से अजैव संसाधन है वे संसाधन जो जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? फिर निर्जीव होते हैं। जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे चट्टानें और ये धातु है, ये सब कौन से संसाधन है? ये सब अजैव संसाधन है। इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर, यानी कि समाप्त होने वाले संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु और जल। नवीकरण संसाधन क्या होते हैं? जो क्षीण हो जाते हैं लेकिन उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरण वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज हो गया। खनिज को यदि हम कई प्रकार से यूज करेंगे तो यदि वो नष्ट हो जाती है तो इसके बनने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन किसे कहते हैं? जिन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? व्यक्तिगत संसाधन क्या कहलाता है? वे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण के लिए किसी किसान की जमीन और घर व्यक्तिगत यानी कि एक व्यक्ति का होता है। सामुदायिक में सभी आ जाते हैं। जैसे वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के लिए किया जाता है। जैसे क्या हो गया? अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, इसमें सभी विभिन्न वर्गों के लोग क्या है? भागीदारी निभाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर आते हैं या मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाते हैं? तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी रखता है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इस पे किसी देश का अधिकार नहीं होता है। किसका अधिकार होता है? अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं जो पूरे विश्व में कार्य करती हैं उनका अधिकतर इस पे अधिकार होता है। आगे पढ़ेंगे विकास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग अभी नहीं किया जा सकता, संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी कि उनका संभव नहीं है अभी वर्तमान में उपयोग, क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन क्या कहलाते हैं? वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, कौन से संसाधन कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे भंडारित संसाधन और संचित संसाधन। भंडारित संसाधन क्या होते हैं? तो पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि अभी मनुष्य उनका उपयोग नहीं कर पा रहा लेकिन आने वाली पीढ़ियां उनका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, तो उन्हें क्या भंडारित संसाधन कहते हैं। संचित संसाधन किसे कहते हैं? ये भी वही चीज, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ में नहीं किया जा सका है, उसे क्या कहते हैं? संचित संसाधन कहते हैं। यानी कि यदि हम इनका अभी उपयोग कर लेंगे, संचित करके नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जो है वो किसका उपयोग करेंगे, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? संचित संसाधन बोलते हैं।
आगे संसाधनों का विकास। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन होती है। कुछ संसाधन मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ संसाधन प्रकृति की देन होती है। मानव संसाधन क्या, जो मानव के द्वारा बनाया है, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कुर्सी हो गई, मेज, फैन, ये सब क्या होते हैं, मानव संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब क्या ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। सतत पोषणीय विकास से आपका क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय विकास संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही अपितु भावी पीढ़ी इसकी आवश्यकता भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके बाद क्या है, एजेंडा 21। ये क्या है, तो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो, कहाँ पे हुआ था, ब्राजील का एक शहर का नाम है रियो डी जेनेरो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था, इसे क्यों पारित किया गया था, तो इसका उद्देश्य समान हितों, पारंपरिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों को निपटना था। इसीलिए ये क्या किया गया था, इसका सम्मेलन किया गया था। कहाँ पे, ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरो। संसाधन नियोजन क्या होता है, यानी संसाधनों का भंडारण करना। ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। भारत में संसाधन नियोजन संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पूरे देश के विभिन्न देशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि यदि अब हम संसाधन नष्ट कर देंगे तो क्या होगा, संसाधन आने वाली पीढ़ियां इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक होता है। भू संसाधन क्या होता है, भूमि भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कैसी है, प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, इसे मनुष्य नहीं बना सकता। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मनुष्य जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती हैं। भूमि एक सीमित संसाधन, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होता है, खासकर मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य ही उसमें खाद्यान्न उत्पादन करता है, खाने के लिए जीवन निर्वाह का भी साधन होता है। भूमि पर ही मनुष्य पेड़ पौधे उगाता है, मनुष्य जीवन यापन करता है। इसलिए भूमि क्या है, हमारे लिए बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। ये भूमि जैसे वन हो गई, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, पड़ती भूमि, अन्य कृषि योग्य भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये सब क्या है, भूमि के उदाहरण होते हैं। भूमि संरक्षण के उपाय क्या क्या होते हैं, वनारोपण हो गया, यानी कि वनों को ना काटना, ठीक है, वनों को अत्यधिक, पशुचारण नियंत्रण, यानी कि पशुओं की यदि घास फूस जो होती है, वो सब पशु क्या होते हैं, पशुओं के द्वारा चरा जाता है घास फूस को, तो ये पशुचारण नियंत्रण, इस पर नियंत्रण करना चाहिए। रक्षक मेखला हो गया, खनन नियंत्रण, यानी कि जो हम लोग खादान निकालते हैं ज़मीन से, उन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। औद्योगिक जल का परिष्करण, यानी कि हमें जल की बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, जल बचाव करना चाहिए। मृदा संसाधन क्या होता है, मृदा भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है और मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि मात्र 1 सेमी मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ये कैसे बनती है कि बहुत ही चट्टानें जो होती हैं, जिसमें मूसलाधार बारिश होती है, तो वो चट्टानों का क्या होता है, क्षरण हो जाता है, जिससे जो क्षरण हो जाता है वो धीरे धीरे किसका रूप ले लेती है, मृदा, लेकिन उसको बनने में कई साल, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा के प्रकार कौन कौन से होता है, मृदा होती है 6 प्रकार की, कौन सी, लाल एवं पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा और लैटराइट मृदा। इन सबको क्रम से पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा कैसे बनती है, तो भारत के लगभग 45% क्या पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित की जाती है। ये कैसे बनती है, तो जब ऊपरी ढलान से जो जल होता है हमारा, वो क्या होता है, नीचे की ओर बहाव करता है। जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो जल का बहाव अत्यंत ही तेज होता है, लेकिन जब वो समतल सतह पर पहुंचता है तो उसका जो जल का बहाव होता है वो धीमा हो जाता है। जो वो अपने साथ अवसाद लाता है तो वो वहीं पे बिखेर देता है, जिससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ तथा गन्ना, चावल आदि फसलों की
लिए उपयोगी होती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। इसके बाद काली मृदा। ये काली मृदा कैसे बनती है? इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसे और किस मृदा के नाम से जाना जाता है? रेंगन मृदा भी कहा जाता है। ठीक है। इसके आगे कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। कौन सी? काली मृदा। इसमें कपास बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है। इसके क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि के पठौरों पे ये मृदा पाई जाती है। ये मृदा का निर्माण होता कैसे है? तो ये भी हम समझ लेते हैं कि जब ज्वालामुखी, जब नीचे जो पृथ्वी के भूगर्भ में गतियाँ होती हैं, जिससे क्या होता है? ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसके बाद जो उसका मैग्मा जिसे बोलते हैं लावा, वो बाहर निकलता है और जब ठंडा हो जाता है तो किसका रूप ले लेता है? ठोस का रूप ले लेता है। धीरे धीरे वो पिघल के क्या बन जाती है? काली मृदा का निर्माण होता है। लाल एवं पीली मृदा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य गंगा के मैदान व गारो खासी और जयंतिया, ये कहाँ पे? मेघालय में स्थित है। यहाँ पे कौन सी मृदा? लाल और पीली मृदा पाई जाती है। लैटराइट मृदा ये क्या होती है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होती है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? लैटराइट मृदा। आपको मैप में भी ये जरूरी होना चाहिए पता ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाए कि काली कपास वाली मृदा का क्षेत्र बताइए, जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी मृदा किस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा आती है। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? तो इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाल व भूरा होता है। रेतीली तथा लवड़ी होती है। ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है? ये उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। इसमें कहाँ पे पाई जाती है? ये रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इसके बाद वन मृदा कैसी होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी? वन मृदा। कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्कदार होती है। अधिक सिल्क व ह्यूमस रहित होती है। कौन सी मृदा? वन मृदा। इसके बाद खादर और बांगर क्या होती है? तो जो खादर होती है, ठीक है, खादर से आप समझ जाइए, खादर जो चीज़ होती है वो खाने योग्य यानी कि नई चीज़ होती है, और बांगर से समझ जाइए जो पुरानी होती है। तो खादर किसे कहते हैं? नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है, कौन सी? नवीन जलोढ़ मृदा, उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और जो प्राचीन जलोढ़ मृदा उसे क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहते हैं। अधिक बारीक व रेतीली होती है। कौन सी? खादर। कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बार बार नवीकरण संभव होता है, बार बार नवीकरण नहीं होता है। नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? नदी से दूर ऊंचे स्तर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी? बांगर। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मृदा अपरदन जो होता है वो मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे ये किसके द्वारा होता है? जैसे बाढ़ आ गई तो उसके द्वारा मिट्टी का कटाव होता है ना। अधिक बना, जब हम वन को काटते हैं तो उससे मृदा अपरदन होता है, मृदा का क्षरण होता है। जल का बहाव, उससे मृदा का अपरदन होता है ना। तो मृदा अपरदन के कारण जैसे कि हो गए वनोन्मूलन, ज़्यादा वनों को काटना, है ना, अति पशुचारण, निर्माण व खनन प्रक्रिया, प्राकृतिक तत्व जैसे पत्तन, हिमनदी व जल के कारण, कृषि के अलग अलग तरीके जैसे जुताई के अलग तरीके, है ना, ये सब किसके हैं? मृदा अपरदन के कारण होते हैं। अभी हमने बताया था कि पवनों द्वारा जब आंधी तूफान आ जाते हैं तो मृदा को क्या करते हैं? उड़ा ले जाते हैं। इसके बाद मृदा अपरदन के क्या क्या समाधान हो सकते हैं? तो ढाल वाली भूमि, समोच्च रेखाओं की समांतर हर चलाने से ढाल वाली भूमि में सीढ़ीदार खेती करना, बड़े खेतों की पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच घास की पट्टी लगाकर, खेत के चारों तरफ पेड़ों की कतार लगाकर एक मेखला बनाना, वनोरोपण, अति पशुचारण को नियंत्रित करना, ये सब क्या है? मृदा अपरदन के समाधान है। पवन अपरदन क्या होता है? तो पवन अपरदन क्या होता है? पवन द्वारा जो मैदान में ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। ये पवन अपरदन यानी कि जब पवन चलती है, हवा चलती है, तो वो क्या करती है? मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाती है, वो क्या कहलाती है? पवन अपरदन कहलाती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि आपको और इसके लिए नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको किस किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको कोशिश करूँगी तो वो नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, यदि हमारा समझाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए तथा वीडियो को पूरा अंतिम ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।